क्या ये आपकी मेहमान है? राज ने पूछा। नहीं, ये पॉकेटमार कबीले की सदस्य है। ये यहाँ खूनी क्रिस्टल चुराने आई थी तो मैंने इसे पकड़ लिया। अब कुछ दिनों बाद मैं इसे लेकर अपनी उल्का तलवार ढूंढने जाऊंगा। वसीम ने सिर हिलाकर कहा। अच्छा, वो तलवार? राज ने वसीम की बातों को याद करते हुए कहा। इसने भागने की कोशिश नहीं की? राज ने सलोनी की तरफ देखकर कहा। लेकिन सलोनी बैठी थी तो राज को जवाब मिल गया। हम इसे बांध दे क्या? राज ने सलाह देते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी बात में तो दम है। वसीम ने हामी भरकर सिर हिलाते हुए कहा। इसके बाद सलोनी को बांध दिया गया और वसीम ने उस पर कैदी जादू भी कर दिया। सलोनी गुस्से भरी नजरों से राज को घूरती रही। मुझे ऐसे मत देखो, चोरों से थोड़ा बचकर ही रहना चाहिए। मैं जाकर टीवी चला देता हूँ ताकि तुम बोर ना हो। राज ने हंसते हुए टीवी रिमोट उठाकर कहा। टीवी की बात सुनकर वसीम थोड़ा चौकन्ना हो गया। राज ने टीवी चालू करने के लिए रिमोट का बटन दबाया। वसीम ने तुरंत ही एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे भ्रम से बनी टीवी की रोशनी जल गई, लेकिन उसमें कुछ भी दिखा नहीं। अरे, क्या सेटअप बॉक्स में कुछ गड़बड़ हो गई है? राज ने सिर खुजलाते हुए कहा और कुछ बटन और दबाए। इसके बाद वसीम ने चुपके से अपना फोन निकालकर कुछ टीवी चैनल के नाम देखे और फिर से जादू किया। टीवी की रोशनी बदली और उसमें एक चैनल लग गया। बहुत बढ़िया, ये चलने लगी। अब तुम ये मूवी देखो। राज ने मुस्कुराकर कहा। सीनियर वसीम, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? मेरे पास कुछ खाने की चीजें हैं, हम उन्हें फ्रिज से निकालकर माइक्रोवेव में पका सकते हैं। राज ने फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए कहा। वसीम ने फ्रिज की मरम्मत तो पहले ही कर दी थी, जो कि ठीक ढंग से काम कर रहा था, लेकिन माइक्रोवेव के साथ ऐसी बात नहीं थी। शायद ये मेरा भ्रम हो सकता है, लेकिन इस बिल्डिंग में आत्मिक कुंडलिनी की शक्ति कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही है। राज ने फ्रिज की तरफ जाते हुए कहा। जैसे ही राज ने कुछ खाने की चीजें निकाली और उन्हें माइक्रोवेव में गर्म करने निकला तो टफी किचन में एक तरफ बैठकर राज की ओर देखने लगा। राज टफी के इस कुछ तो गड़बड़ है लुक को काफी अच्छे से पहचानने लगा था, इसलिए राज ने खाने की चीजों की तरफ देखा, लेकिन उसे कोई गड़बड़ नहीं लगी। टफी, अगर तुम कुछ खाना चाहते हो तो कह दो, राज ने कहा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम इस खाने को गर्म कैसे करते हो। टफी ने अजीब ढंग से कहा। क्या माइक्रोवेव को कुछ हुआ है क्या? राज ने तुरंत ही पूछा। राज समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर माइक्रोवेव को छुआ, लेकिन उसका हाथ माइक्रोवेव के आर पार निकल गया। टफी ने जोर से हंस दिया। क्या ये सीनियर वसीम ने किया है? राज ने अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। वो जानता था कि वसीम के अलावा ऐसे काम और कोई नहीं कर सकता था। क्या टीवी के साथ भी कोई दिक्कत है? राज ने तुरंत ही सोचकर कहा। तुम्हें खाली दीवार के सामने रिमोट का इस्तेमाल करते देखना वाकई मजेदार था, टफी ने कहा। भले ही वसीम का भ्रम का जादू कितना भी अच्छा हो, लेकिन टफी की ताकत के कारण वो उस जादू की सच्चाई देख सकता था। तो इन दोनों चीजों के अलावा बाकी चीजों का क्या? राज ने गहरी सांस लेकर पूछा। जादुई खजाना बन चुके फ्रिज के अलावा तीसरी मंजिल की लगभग हर मशीन भ्रम ही है। इसके अलावा दूसरी मंजिल की भी कई चीजें खोली जा चुकी है। हालांकि तीसरी मंजिल से हासिल तजुर्बे के कारण दूसरी मंजिल की ज्यादातर चीजें चालू हालत में वापस जुड़ गई हैं। टफी ने हंसकर कहा। अब राज को साफ साफ समझ आ गया था कि वसीम को आखिर पैसों की जरूरत क्यों थी। वो बर्बाद हो चुकी चीजों को बदलने के लिए उन्हें फिर से खरीदना चाहता था। खैर हटो, राज ने खाने के सामान को वापस फ्रिज में रखते हुए कहा। वो वसीम को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए इन सब बातों पर मिट्टी डालना ही उसे बेहतर लगा। सीनियर वसीम, मैं बाहर कुछ खाने की चीजें ले जाने का सोच रहा हूँ। अभी जब हम गाड़ियां देखने चलेंगे तो मैं आपको यहाँ की फूड स्ट्रीट ले चलूंगा। वहाँ इस जमाने की काफी अच्छी खाने की चीजें हैं जो आपको एक बार खाकर जरूर देखनी चाहिए। राज ने वसीम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वसीम ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। असल में उसने राज और टफी के बीच की बातें सुन ली थी, जो कि उसके लिए काफी शर्मिंदा भरी थी। यासीन के कमरे पर रोहन नोट्स पलट कर देख रहा था और वो थोड़ा परेशान भी था। ये ठीक नहीं है। मैंने तो सुना था कि असली मस्ती स्कूल में ही होती है, लेकिन हमारी जिंदगी में तो मस्ती का नामो निशान ही नहीं है। हम तो यहाँ किताबों में आंखें फोड़ रहे हैं। रोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम सेंट सेबेस्टियन स्कूल में हो।
यहाँ अगर रहना है तो पढ़ाई करनी ही होगी। यहाँ फेल होने पर दोबारा मौके इतनी आसानी से नहीं मिलते, और बार बार फेल होने वालों को तो मौके मिलने का सवाल भी नहीं खड़ा होता। इसलिए चुपचाप पढ़ाई कर लेना ही बेहतर होगा, यासीन ने रोहन से कहा। असल में सेंट सेबेस्टियन स्कूल पढ़ाई पर इतना जोर देता था, इसलिए उनका रिजल्ट भी अच्छा आता था। इसी कारण सेंट सेबेस्टियन स्कूल वालों ने राज के बैच के साथ ही कॉलेज शुरू करने का भी सोचा था। इस हिसाब से 11वीं और 12वीं को जूनियर कॉलेज ही समझा जाने लगा था। अगर मुझे पता होता कि मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा तो मैं कभी स्कूल में नहीं आता। खैर, जो भी हो, गणेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पढ़ाई करने क्यों गया है? इसके अलावा राज के पास भी रिया है, और मेरी फूटी किस्मत देखो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ माथा फोड़ रहा हूँ। रोहन ने निराश होकर कहा। ओ भाई, तुझे पढ़ाई करनी है या नहीं? अगर नहीं करनी तो हॉस्टल चले जाओ। यासीन ने गुस्सा होकर कहा। मैं तो मूड ठीक करने के लिए मजाक कर रहा था, तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी, रोहन ने हंसकर कहा और वापस पढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में रोहन का फोन बज गया। जब उसने फोन देखा तो उसके दादाजी फोन लगा रहे थे। हेलो दादाजी, कुछ हुआ क्या? रोहन ने फोन उठाकर पूछा। रोहन, क्या तुम्हें लगता है भूत होते हैं? दादाजी ने पूछा। क्या दादाजी, आप ही तो हमेशा कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है और आप सिर्फ विज्ञान में भरोसा करते हैं। आप ये भूत की बातें कब से करने लगे? रोहन ने हैरान होकर पूछा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। गांव में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने भूत देखा है, दादाजी ने उदास होकर कहा। दादाजी, आपको विज्ञान पर भरोसा रखना होगा। विज्ञान ही शक्ति है, इन सब अंधविश्वासों को मत मानिए, रोहन ने कहा। तुम जुबान मत लड़ाओ, क्या तुम्हें पिटना है? दादाजी ने गुस्से में कहा। रोहन के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने इस बारे में काफी सोचा है। हाल ही में तुम्हारा एक क्लासमेट इस तरफ आया था, और अभी तुम लोगों की छुट्टियां भी होने वाली हैं, जिसमें तुम लोग कहीं ना कहीं तो जाओगे ही। तो इस बार तुम अपने दोस्तों को यहीं लेकर क्यों नहीं आ जाते? गोल गोल घूमने के बाद दादाजी ने मुद्दे पर आकर कहा। गांव में हो रही अजीब घटनाओं के बाद रोहन के दादाजी को याद आया कि कुछ समय पहले रोहन का दोस्त राज और एक लड़की ऋषिकेश आए थे, तब उनके गांव से भी गुजरे थे। वैसे दादाजी को उस लड़की यानी पंखुड़ी की शक्ल तो याद नहीं थी, लेकिन उन्हें इतना याद था कि वो बहुत ही सुंदर थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छुट्टियों के समय मैं राज को गांव ले आऊंगा। अगर मैं पास हो गया तो मैं 3 दिनों में वहां पहुंच जाऊंगा, रोहन ने कहा। बढ़िया बढ़िया, जितना जल्दी आओ उतना बेहतर है। खूब मेहनत करके पढ़ाई करो और फेल मत होना, दादाजी ने खुश होकर कहा। हालांकि उनकी आखिरी बात किसी धमकी से कम नहीं थी। फोन रखने के बाद रोहन थोड़ी देर सोच में डूबा रहा। उसे लगने लगा था कि दादाजी की बात में शायद कुछ सच हो सकता है। यासीन, क्या तुम भूतों में भरोसा रखते हो? रोहन ने यासीन से पूछा। नहीं, यासीन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। हालांकि दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें अभी तक विज्ञान समझ नहीं पाया है, तो ऐसे कई अनसुलझे रहस्य भी हमारे बीच है। हालांकि तुम्हें इस सब के बारे में नहीं, बल्कि पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। थोड़ी देर रुकने के बाद यासीन ने कहा। हाँ हाँ ठीक है, बार बार बोलकर डराओ मत, रोहन ने किताब उठाकर देखा। अभी लंच करने में समय था, इसलिए राज छोटा चेतन का वीडियो देख रहा था जो टफी रिकॉर्ड करके लाया था। छोटा चेतन असीम शैतानी कबीले से आया था। क्या उसने कलंदर के गुर्गों को मुझसे निपटने के लिए काम पे रखा था? इसके अलावा सीनियर वसीम ने जिस लड़की को पकड़ा है, क्या उसको घर में रखना ठीक होगा? क्या चेतन हाईग्रीव का चमचा था? राज ने मन ही मन सोचा और हाईग्रीव के साथ के समय को याद करने लगा। उसे पता था कि अगर छोटा चेतन हाईग्रीव का चमचा होता तो वो और भी ज्यादा खतरनाक होता, जबकि छोटा चेतन बिना किसी खास प्लान के और सीधा हमला कर बैठा था। लेकिन अगर वो हाईग्रीव का चमचा नहीं था तो फिर वो किसके आदेश का पालन कर रहा था? उसने यूं ही तो मौका पाकर मुझ पर हमला नहीं किया होगा। मुझे शायद हमारे कैदी से पूछना चाहिए, राज ने मन ही मन सोचा और नीचे जाने लगा। जैसे ही राज उस कमरे में पहुंचा जहां सलोनी को सोफे पर बांध कर रखा गया था, और सलोनी की नजर जैसे ही राज पर पड़ी, उसने चेहरा मोड़ लिया। तुम्हारे और छोटा चेतन के बीच क्या रिश्ता है?
राज ने सीधा मुद्दे पर आकर कहा, कौन छोटा चेतन? मैं इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानती। सलोनी ने वफादारी निभाते हुए कहा, वो असीम शैतानी कबीले का है और उसी ने तुम्हें खूनी क्रिस्टल लेने के लिए यहाँ भेजा है। राज ने कहा, वो बस एक मिशन था, उसके और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। जब सलोनी को लगा कि राज कुछ ज्यादा ही जानता है तो उसने आंखें बंद करके कहा। राज जोर से हंसा और अपनी जेब से एक तिलिस्म निकालकर बोला, अगर वो बस तुम्हारा क्लाइंट था और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं है तो उसकी बातें छुपाने से कोई फायदा नहीं है। मुझे उसके बारे में और बताओ। कबीले की शाखा में उसका क्या ओहदा था और वो किसका आदेश मानता था? राज ने आंखें सिकोड़कर पूछा। यह तिलिस्म छोटा चेतन का सबसे खास बवंडर सी रफ्तार था। राज के हाथ में इसे देखकर सलोनी समझ गई कि चेतन खत्म हो चुका था। मुझे वाकई कुछ भी नहीं पता, सलोनी ने ना में सिर हिलाकर कहा। वो बस चेतन का एहसान चुका रही थी और उसे उसके बारे में बस इतना ही पता था कि वो असीम शैतानी कबीले का था। इसके अलावा उसे और कुछ भी नहीं पता था। हालांकि राज सलोनी के जवाब से जरा भी खुश नहीं हुआ। तुम जैसे लोग जो आसानी से सच नहीं बोलते वाकई नाक में दम कर देते हैं, राज ने कहा। हालांकि उसके पास सच निकलवाने का कोई जादू नहीं था, लेकिन शायद उसे जल्द ही ऐसा कुछ सीखने की जरूरत थी। अरे यार, मुझे जितना मालूम था मैंने तुम्हें बता दिया, सलोनी ने कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करूंगा? राज ने कहा। लो, मैं आ गया, मैं सच निकलवाने में बहुत माहिर हूँ, टफी ने अंदर आकर कहा। टफी वैसे ही काफी बोर हो रहा था और उसे टाइम पास के लिए कुछ चाहिए था। ठीक है, बस इसे मारना नहीं, सीनियर वसीम को इससे कोई काम निकलवाना है। बस एक बार उनका काम हो जाए और फिर भी ये मुंह ना खोले तो तुम इसे खा सकते हो, राज ने सीरियस होकर कहा। राज जानबूझकर टफी को खूंखार दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि सलोनी डर जाए। हालांकि इससे काम नहीं बना। राज ने एक गहरी सांस ली। वो हर हाल में छोटा चेतन की सच्चाई जानना चाहता था। अभी वैसे भी शाही शेर असीम शैतानी कबीले में काफी तबाही मचा रहा था। ऐसे में अगर राज चेतन की जानकारी शाही शेर को दे दे तो दोनों को खुशी मिल सकती थी। क्या राज चेतन की सच्चाई जान पाएगा? क्या राज हयग्रीव की चाल से खुद को बचा पाएगा? दोपहर करीब 12 बजे राज के पास बाबा बैरागी के एजेंट का फोन आया। यही एजेंट राज और वसीम को अंडरग्राउंड पार्किंग में गाड़ियां देने वाला था। हेलो राज सर, आप घर पर ही हैं ना? राज से उसकी लोकेशन जानने के बाद एजेंट सीधा राज के घर पहुंच गया। आज की दुनिया में पैसों के बूते पर कुछ भी करवाया जा सकता था। इस एजेंट को अच्छी खासी मोटी रकम दी गई थी, इसलिए वो कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। इसके बाद वो एजेंट राज और वसीम को कार में बिठाकर अंडरग्राउंड पार्किंग ले आया। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, तुम लोग ही हो आओ, मैं घर पर ही रुकूंगा। राज ने जाने से पहले जब टफी से चलने का पूछा था तो टफी का यही जवाब था। अभी सलोनी घर पर ही थी, इसलिए टफी उसे टॉर्चर करके अपना टाइम पास भी कर सकता था। इसके अलावा उसका राज के साथ जाने का मन नहीं था। राज कार में बैठा बैठा वसीम को ही देख रहा था, कहीं अब ये गाड़ियां खोलने ना बैठ जाएं। राज के मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था। जब भी राज वसीम को ऐसे देखता था तो वसीम को काफी अजीब लगता था। मुझे ऐसे मत देखो, मैं गाड़ियां नहीं खोलूंगा, मुझ पर भरोसा रखो, वसीम ने कहा। वसीम की बात सुनकर राज शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाने लगा। हालांकि उसके सफर में कुछ भी अजीब नहीं हुआ। अंडरग्राउंड पार्किंग पहुंचने के बाद एजेंट ने राज को चाबियां दे दी। बाबा बैरागी ने पूरी पार्किंग बुक कर ली थी और यहाँ करीब 50 गाड़ियां रखने की जगह थी। बाबा बैरागी इस पूरी जगह को भरने का मन पहले ही बना चुका था। राज सर, आप एक बार सभी गाड़ियों को अच्छे से चेक कर लीजिए। सभी गाड़ियां यहाँ आने के पहले ही जांच परख ली गई थी। ये रही सभी गाड़ियों की डिटेल्स। सब कुछ अच्छे से देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ साइन कर दीजिए। इसके बाद मैं बैरागी जी को मैसेज कर दूंगा, एजेंट ने मुस्कुराते हुए कहा। राज के पास अब 13 गाड़ियां थीं, जिनमें से लगभग सभी बेशकीमती थीं। हालांकि एजेंट को नहीं पता था कि राज इतनी सारी गाड़ियों का क्या करने वाला था, क्योंकि अमीर लोगों की सोच से वो वाकिफ नहीं था। अब जिसके पास पैसे हैं वो उन पैसों का चाहे जो करे, मुझे इस सबसे क्या मतलब,
अमीर लोग चाहे 10 गाड़ी लें या 100, उनका पैसा, मुझे तो मेरा हिस्सा मिल रहा है, मेरे लिए वही ठीक है। एजेंट ने मनीमन सोचा, अगर गाड़ियों में कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे बताना, मैं जल्द से जल्द आपकी समस्या सुलझाने की कोशिश करूंगा। एजेंट ने अपने सीने पर हाथ रखकर राज से कहा। राज ने कॉन्ट्रैक्ट देखा और उसे पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से मिलाया। सब कुछ ठीक तरह से देखने के बाद राज ने उस पर साइन कर दिए। अब ये सारी गाड़ियां मेरी हो गई। बाबा बैरागी ने सारी गाड़ियां मेरे ही नाम की हैं। कहीं मेरे ऊपर इनकम टैक्स वालों का छापा तो नहीं पड़ जाएगा। हालांकि इस सब के पीछे बाबा बैरागी है, तो शायद ऐसा होना नामुमकिन है। साइन करने के बाद राज ने हैरान होकर सोचा, ये सभी गाड़ियों की चाबी आप ही रखिएगा। जैसे ही सारी गाड़ियां यहाँ आ जाएंगी, उसके बाद इन गाड़ियों की सुरक्षा भी आप ही के जिम्मे होगी। एजेंट ने चाबियों की तरफ इशारा करके कहा। ठीक है, हम इनकी सुरक्षा खुद ही कर लेंगे, वसीम ने जवाब दिया। अब उसका सब्र का बांध टूटा जा रहा था। वो जल्द से जल्द हरकत में आना चाहता था। अब बढ़िया, तो अब जैसे ही बाकी की गाड़ियां आएंगी मैं आपको बता दूंगा, एजेंट ने कहा। सब कुछ ठीक करने के बाद एजेंट वहां से चला गया। उसे अब इस बात की जानकारी बाबा बैरागी को देनी थी। सीनियर वसीम, पहले मैं गाड़ी चलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। खैर, आप ये बताइए कि क्या आपको गाड़ी चलानी आती है? राज ने पूछा। तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने इंटरनेट से पहले ही ट्रैफिक रूल्स और गाड़ी चलाने के आसान तरीके डाउनलोड कर लिए हैं। इसके अलावा अब तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा। राज वसीम के जवाब से हैरान था, क्योंकि वसीम का ड्राइविंग लाइसेंस तो निशित ने ही भिजवाया था। वसीम को कोई ड्राइविंग टेस्ट थोड़ी देना पड़ा था। अगर आप यहाँ चाबी लगाकर घुमाएंगे तो गाड़ी चालू हो जाएगी। ये थोड़ी पुराने ढंग की गाड़ी है, वरना आजकल चाबी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, ये बात की बात है। गाड़ी में बैठने के बाद राज ने वसीम को शुरू से समझाना शुरू किया। राज ने ये गाड़ी इसलिए चुनी क्योंकि इसी गाड़ी से उसने ट्रेनिंग ली थी। राज को भी अभी अभी लाइसेंस मिला था। गाड़ी के बारे में बताते राज ने वसीम को स्टीयरिंग व्हील, एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक के बारे में बताया। वसीम बहुत ध्यान से राज की बातें सुनता रहा। गाड़ी से पार्किंग के बाहर आने के बाद राज ने चाबी से उसका दरवाजा लगा दिया और वसीम के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया। ये एक नई रोड थी, इसलिए यहाँ ज्यादा गाड़ियां और लोग नहीं थे। नए लोगों को गाड़ी चलाने के हिसाब से ये सब बेहतर जगह थी। सीनियर वसीम, बताइए फिर क्या इरादा है? राज ने गाड़ी रोककर पूछा। ये तो बहुत ही आसान है, मैं आसानी से जल्द ही सीख जाऊंगा। हालांकि तुम्हारी रफ्तार काफी कम थी, तुमने तो 30-40 के आगे गाड़ी भगाई ही नहीं, वसीम ने सिर हिलाकर कहा। मुझे अभी अभी ही मेरा लाइसेंस मिला है, राज ने जवाब दिया। आज पहली बार वो बिना इंस्ट्रक्टर के गाड़ी चला रहा था। चलो अब जरा मैं चलाकर देखता हूँ, वसीम ने बेसब्र होकर कहा। इसके बाद वसीम और राज ने अपनी सीटें बदल ली। वसीम ने बिल्कुल राज के जैसा ही करना शुरू किया और गाड़ी चलाना शुरू कर दी। वसीम को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। वसीम की ताकत के कारण वो सेकंडों में हाथ से जा चुकी बात को काबू में कर सकता था। वसीम ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाना शुरू की। सिर्फ एक बार देखने के बाद ही वसीम काफी हद तक ठीक गाड़ी चला रहा था। यह तो काफी आसान है, अब हमें क्या करना चाहिए? वसीम ने पूछा। ये तो आप पर है सीनियर, राज ने जवाब दिया। ठीक है, फिर जमकर बैठो जरा, वसीम ने एक्सीलेटर पर पैर रखकर कहा। गाड़ी की रफ्तार और बढ़ने लगी। सीनियर, रफ्तार पर जरा ध्यान दीजिए, राज ने तुरंत ही कहा। चिंता मत करो, मैं ध्यान दे रहा हूँ। मैंने ट्रैफिक रूल्स याद कर लिए हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारा लाइसेंस छीन लेंगे, हम निशित से कहकर नया लाइसेंस बनवा लेंगे, वसीम ने भरोसे के साथ कहा। वसीम की शुरुआती आधी बात सुनकर तो राज को ठीक लगा, लेकिन बाद की आधी बात से वो अंदर तक कांप गया। किस्मत से वसीम ने गाड़ी चलाते हुए न तो कुछ अजीब किया, न ही कोई नियम तोड़ा। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद वसीम को गाड़ी रोकने की एक जगह मिल गई। इसके बाद वो एक तरफ बैठकर कुछ बनाने लगा। सीनियर, आप क्या कर रहे हैं? राज ने पूछा। मैं 3 मंत्रों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अदृश्य मंत्र, साउंड प्रूफ मंत्र और ताकत छुपाने वाला मंत्र। जैसे ही ये खत्म होगा, हमारी गाड़ी गायब हो जाएगी और कोई भी इसे नहीं ढूंढ पाएगा, वसीम ने जवाब दिया। और इस सब की आखिर क्या जरूरत है? कहीं ये सब इसलिए तो नहीं कि आप पूरी रफ्तार से गाड़ी भगाना चाहते हैं? राज ने बिना सोचे समझे कहा।
ये रफ्तार वाकई बहुत धीमी थी। मुझे इतने धीमे चलाने की आदत नहीं है। ये हो गया, वसीम ने ताली बजाकर कहा। इसके बाद वसीम फिर से गाड़ी में बैठ गया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी तुरंत ही 100 की रफ्तार पर भागने लगी। ये रफ्तार तब तक बढ़ती रही जब तक गाड़ी का कांटा अपने अंत पर नहीं आ गया। राज डर के मारे सफेद पड़ चुका था। ऐसे काम नहीं बन रहा, ये अभी भी धीमी है, वसीम ने निराश होकर कहा। तभी उसने राज की कलाई में कुछ देखा। ये चेतन का छोड़ा जादुई खजाना था। राज गले में पहले से बर्फीला मोती पहने था, इसलिए उसने इस खजाने को हाथ में पहनना बेहतर समझा था। वसीम ने अपना हाथ बढ़ाकर राज के उस पेंडेंट को छुआ। बवंडर सी रफ्तार, पेंडेंट तुरंत ही एक्टिवेट हो गया। वसीम ने इसका असर गाड़ी पर किया। अगले ही पल राज को महसूस हुआ कि गाड़ी अपनी सीमाएं लांघ चुकी थी। आसपास की चीजें धुंधली होने लगी थी। वसीम काफी बारीकी से गाड़ी को यहाँ से वहाँ ले जा रहा था। आगे वो क्या है? गाड़ी चलाते हुए वसीम ने देखा कि आगे कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और कोई चेक पॉइंट पर है। वो हाईवे का टोल है, हमें वहाँ रुककर पैसे देने होंगे, राज ने कहा। नहीं, हम नहीं देने वाले, हम तो गायब हैं, छलांग का जादू, वसीम ने कार को थपकी लगाते हुए कहा। गाड़ी तुरंत ही हवा में उछली और सभी गाड़ियों को पार करती हुई टोल के उस तरफ निकल गई। वाह, मजा आ गया, अब तो इस सड़क पर और भी तेजी से गाड़ी चल सकती है, वसीम ने पागलों की तरह हंसकर कहा। राज अपनी सीट पर टिक गया और उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसे लगा जैसे अब गाड़ी किसी भी पल टूटने वाली थी। करीब 5 मिनट तक गाड़ी चलती रही। और तेज, और तेज। अरे अरे, वसीम की हंसी अचानक ही बंद हो गई। क्या कुछ गड़बड़ हुई है? राज ने पूछा। तभी राज की नजर वसीम के हाथों पर पड़ी। स्टीयरिंग व्हील वसीम के हाथों में था। हाथों में होने का मतलब स्टीयरिंग व्हील गाड़ी से निकल चुका था। मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया और मैंने इसे खींचकर तोड़ दिया, वसीम ने मासूमों की तरह कहा। ब्रेक लगाइए, जल्दी ब्रेक लगाइए, राज ने चिल्लाकर कहा। अच्छा, ये तो बताना ही भूल गया, हम इतनी तेज चल रहे थे कि ब्रेक तो काफी देर पहले ही काम करना बंद हो चुके, वसीम ने हंसकर कहा। हम टकराने वाले हैं, राज ने आगे इशारा करके कहा। चिंता मत करो, अब मेरा कमाल देखो, छलांग का जादू, वसीम ने कहा। सीनियर, मेरा वो मतलब नहीं था, असल में आगे चट्टान है, राज ने चिल्लाकर कहा। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। गाड़ी हवा में उड़ गई थी और चट्टान से नीचे गिर रही थी। 5 मिनट बाद राज बची हुई गाड़ी से बाहर आया। वो बेहोशी की हालत में था। उसने अपना चेहरा रगड़ा। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसे चोट नहीं लगी थी। क्या सीनियर ने मुझे बचा लिया? लेकिन सीनियर कहाँ है? राज ने चारों तरफ देखकर कहा। तभी उसकी नजर वसीम पर पड़ी। वसीम चट्टान के नीचे बांस के जंगल में कुछ खोद रहा था। बढ़िया बढ़िया, ये सही हुआ, मुझे बांस की 2 जड़ी बूटियां मिली है, एक मैं रख लेता हूँ, एक तुम ले लो। इसे खाकर सूंघने की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। जो भी अपनी नाक की इंद्री खोलना चाहता हो उसके लिए ये बहुत ही काम की चीज है, वसीम ने राज की तरफ बांस की बैगनी जड़ी बूटी फेंकते हुए कहा। राज हैरान होकर वहीं खड़ा रहा। क्या ये सीनियर की अजीब किस्मत के कारण हुआ है? राज ने मनी मन सोचा। ठीक इसी समय पहाड़ी महारथियों में बाबा बैरागी ऑनलाइन आया। राज, मैंने सुना है तुम हवाई जहाज उड़ाना चाहते हो। अब लमकड़ तो है नहीं, तो मैं ही तुम्हारी व्यवस्था कर देता हूँ, बाबा बैरागी ने कहा। क्या राज वसीम की इस अजीब किस्मत से बचने का कोई तरीका ढूंढ पाएगा? क्या हवाई जहाज उड़ाना राज के लिए कोई नया खतरा पैदा करेगा?